Hello students, I hope that you all are fine and you all are doing well. So this is our 12th lecture in cost accounting. So, till now we have studied some theoretical part of cost accounting and we started with the chapter material costing. In that we have studied economic order quantity and ratio, inventory turnover ratio, and this FIFO and weighted average method. So in this sum, it was a sum wherein some students had some doubt कि ये जो आपका एडजस्टमेंट है द वीकली फिजिकल स्टॉक ऑन 7th April 2018 showed a shortage of 100 units. इसका एडजस्टमेंट नहीं दिखाया गया है, जैसे 6th के बाद 7th डेट एक आना चाहिए था यहाँ पर, जो कि नहीं दिखाया गया. सो कोई बात नहीं, टेक्स्ट बुक में भी गलतियां हो जाती है. सो आप लोगों को कुछ नहीं करना था. 6th को आपने क्या दिखाया, इश्यू दिखाया ना 3000 यूनिट, तो 7th को अगेन तुम्हें 100 यूनिट का भी इश्यू दिखाना चाहिए था. क्लियर? 100 यूनिट का इश्यू एट द रेट ऑफ ₹60, तो कितना हो जाता 160, 6000 यूनिट्स. और यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा तुम्हारा, वो बैलेंस बच जाता था 2900 यूनिट्स, और कुछ नहीं, बस इतना ही है. और उसके आगे का एडजस्टमेंट करस्पॉन्डिंग उसका इफेक्ट पड़ जाता था, कास्केडिंग इफेक्ट. फिर उसके बाद अगेन तुमने सेल किया 2000 यूनिट, तो यहाँ पर 1000 नहीं बचेगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा 900 यूनिट. ठीक है, ओके. और अगेन तुमने 500 यूनिट का सेल किया, तो यहाँ पर 500 यूनिट नहीं बचेगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा 400 यूनिट्स. दैट्स इट. सो सेम तुम्हें यहाँ पर भी करना था. 6th के बाद 7th को तुम्हें 100 यूनिट का दिखाना चाहिए था, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना चाहिए था शॉर्टेज. ठीक है, यहाँ पर भी जब तुम ब्रैकेट में 100 यूनिट दिखा रहे हो, तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, शॉर्टेज. दैट्स इट. तो यहाँ पर भी 100 यूनिट का शॉर्टेज हो जाता, और वो बिकता तो भी 58.33 में ही जाता था वो. ओके, तो जो भी अमाउंट मल्टीप्लाई करने पे आएगा 583 आएगा या 584. ठीक है, एंड यहाँ पर 3000 नहीं आते हुए कितना आएगा 2900 बैलेंस बचेगा, और यहाँ पर भी 1000 नहीं आते हुए कितना बचेगा 900. ठीक है, और यहाँ पे 500 की जगह 400 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे रेट भी उस हिसाब से तुम चेंज कर लेना. ठीक है, ओके. जैसे 2900 इंटू 9 इंटू 50, 2900 इंटू 50, यहाँ पर अमाउंट में क्या आएगा 1,45,000. ये अमाउंट नहीं आएगा. देखो क्या होता है ना, बहुत बार टेक्स्ट बुक में भी गलतियां होती है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दो स्टूडेंट्स हु रेज दिस डाउट. इट मीन्स कि दे ऑल आर स्टडिंग सो वेल, और जिनको डाउट नहीं आया, इट मीन्स दे आर ट्रस्टिंग मी टू मच. बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी ट्रस्ट मत करो. थोड़ा आप लोग भी प्रैक्टिकली सम सॉल्व करो. क्या होता है कि मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आती हूँ, मैं बार बार क्वेश्चन की ओर टर्न नहीं करती हूँ, तो बहुत सारे लाइंस मुझसे भी मिस हो जाते हैं. तो ऐसी गलतियां हो जाती है, तो आप लोगों को कॉन्शियसली करना है. देखो टेक्स्ट बुक है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ राइट ही होगा. कभी कभार इन केस ऑफ सम टेक्स्ट बुक से भी कुछ एंट्रीज मिस हो जाती है. अब वो एक एंट्री मिस हो गई, इसलिए आगे के भी सारे एंट्रीज चेंज हो जाएंगे. ठीक है, सो 900 इंटू 50 कितना होगा 45,000. यहाँ पर आ जाएगा 45,000. ओके, और 400 इंटू 50 कितना होगा, आई थिंक 20,000 आता है. ठीक है, मैं एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लेती हूँ. 400 इंटू 50, 20,000. ओके, सो दिस इज इट, यू हैव टू डू. बट यहाँ पर देखो तुम बहुत ज्यादा चेंज आ गए हैं, है ना. यहाँ पर भी तुम मल्टीप्लाई करोगे 2900 इंटू 60, तो अमाउंट कुछ और आएगा. 2900 इंटू 60, अमाउंट क्या आएगा 1,74,000. राइट, कहां पर हमारा नहीं, ये एज इट इज होगा, सॉरी, ये राइट होगा. यहाँ पर चेंजेस आएगा ना, क्योंकि बैलेंस यहाँ से चेंज हुआ है. सॉरी, सो 2900 इंटू 50 करेंगे हम. 2900 इंटू 50, तो कितना आ गया 1,45,000. ठीक है, ये 6th के टाइम का बैलेंस है ना. 6th के टाइम के बैलेंस को कुछ नहीं करना है, वो एज इट इज रहेगा. 7th को हमने कुछ शॉर्टेज दिखा दिया, तो 7th को शॉर्टेज दिखाने के बाद जो बैलेंस बचता है, सो उस बैलेंस में चेंजेस आ जाएंगे. अभी पहले के हिसाब से 3000 बैलेंस था, बट अभी 100 का शॉर्टेज जो हमने इश्यू कर दिया, उसके बाद बैलेंस तुम्हारा 3000 नहीं रहते हो, कितना रहेगा 2900. ओके, 2900 में से अगेन तुमने 2000 का इश्यू कर दिया, तो कितना बचा यहाँ पर 400. चलो इसे मैं पूरा रब करके यहाँ पर डायरेक्टली 400 लिख देती हूँ. 400 इंटू 50 कितना होगा
20,000. ओके, तो यहाँ पर 50,000 नहीं आते हुए कितना आएगा, एक सेकेंड वेट, 2900 में से 2000 गया तो ये 400 नहीं आते हुए 900 होता है, सॉरी 900 इंटू 50 कितना होगा, 45,000. ठीक है, अब 900 में से 500 अगेन इशू हो चुका है, तो यहाँ पर कितना बचा, 400 यूनिट्स. ठीक है, ये मिटा दो. 400 इंटू 50 कितना होगा, 25 नहीं होते, 20,000 हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पर दोनों सम्स में लकीली दोनों का क्लोजिंग बैलेंस सेम आ रहा है. स्टूडेंट्स को यही एक डाउट था कि मैडम ये 100 यूनिट का क्या करना है, शॉर्टेज का एंट्री नहीं किया है, तो इसका एंट्री यही आएगा. टेक्स्ट बुक में मिस आउट हो चुका था, बट एग्जाम में याद रखना. इसीलिए क्या होता है पता है क्या, हमें आदत होती है कि डेट वाइज जाते रहने की, 1 क्या 3 4 6, हम ये सब भूल जाते हैं. तो अगर एग्जाम में इस तरीके का कोई सम आता है तो तुम्हारा क्या काम, तुम क्या कर सकते हो, 6th पे ना स्टार कर दो, तो तुम्हें याद आ जाएगा कि अच्छा 6th के बाद कुछ एडजस्टमेंट है. मतलब गेटिंग माई पॉइंट. ये मिस्टेक तुमसे भी हो सकता है एग्जाम में, तो एग्जाम में अगर इस तरीके का होगा तो तुम क्या करना, 6th पे स्टार मार्क कर देना, तो तुम्हें याद होगा कि 6th पे स्टार मार्क, इट मीन 6th के बाद हमें कुछ एक एडजस्टमेंट करना है और उस एडजस्टमेंट के बाद फिर इस एंट्री पे आना है, तो इसलिए इस तरीके से करते हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. इसमें और कुछ भी नहीं था एक्स्ट्रा. ओके, सो आई थिंक आई मेड इट क्लियर. ठीक है, इतना ही था एडजस्टमेंट. नेक्स्ट ये है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड प्रॉफिट. इस क्वेश्चन में तुम्हें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है. अब तक हमने क्या किया, हम सिर्फ फीफो या वेटेड एवरेज मेथड से सम करते थे और सबका क्लोजिंग स्टॉक दिखा देते थे, है ना. हम ये करते थे, क्लोजिंग स्टॉक दिखा देते थे, नंबर ऑफ यूनिट एंड अमाउंट, है ना, हम ये कर रहे थे. बट अभी हमें क्या करना है, हमें ये सब तो निकालना ही है, क्लोजिंग स्टॉक, नंबर ऑफ यूनिट और अमाउंट सब कैलकुलेट करना ही. बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट. कुछ नहीं, बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें भी. ठीक है, तो जिस तरीके से हम सम करते आ रहे थे हम उसी तरीके से सम करेंगे. लास्ट में कुछ अलग सा एक कैलकुलेशन आ जाएगा, दैट्स इट. कीप स्टॉक रिकॉर्ड ऑन फीफो एंड वेटेड एवरेज बेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, परचेज एक साथ दिया है और सेल एक साथ दिया है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबको नंबरिंग देनी है. जैसे कि फर्स्ट, फिर फर्स्ट का इधर आ जाता है सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, फिर ये होगा फोर्थ, फिफ्थ, 11th है तो ये 6th, 15th, 7th, 18th, 8th, 25th, 9th, 27th, 10th and 31st will be your 11th. ठीक है, तो तुम्हें यही करना होगा, इसको सबसे पहले नंबरिंग दे देना होगा, क्योंकि बहुत बार बच्चे ना ये सब मिस आउट कर जाते हैं. और तुमने देखा एक लास्ट क्वेश्चन में देखा कि एक डेट का बीच में एंट्री डाल देने से कितना कुछ चेंज हो गया, है ना. एक ही ट्रांजैक्शन में मैंने चेंजेस लाया, उसके कारण आगे के सब चेंज होते गए. तो तुम्हें ये खिचड़ी पक जाएगी अगर तुमने ये मिस्टेक कर दिया. तो अगर एग्जाम में ऐसा होता है कि तुम एक डेट भूल गए और लेटर ऑन यू रियलाइज दैट आई हैव मिस्ड अ डेट, तो तुम लोगों का पूरा सॉल्यूशन चेंज होगा, और इस तरीके से सॉल्यूशन होगा तो कोई भी करेक्शन नहीं करना चाहेगा. गेटिंग माय पॉइंट. तो तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान देना होगा. दैट व्हाइल सॉल्विंग द सम, इसे नंबरिंग दे दो. ओके, और देख लो कहीं पे कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं कुछ एडजस्टमेंट नहीं. फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट. ठीक है, ये तो एंड में हम कैलकुलेट करते हैं. तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें सबसे पहले फीफो और वेटेड एवरेज मेथड से इसे सॉल्व करना है, और बाद में मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंजेस किया है सॉल्यूशन में, कि सेल्स में ना सिर्फ यूनिट लिखा है, रेट नहीं लिखा है, रेट एंड अमाउंट नहीं लिखा है. बट तुम लोग ऐसा मत करना, ठीक है. ये क्या है, ये टेक्स्ट बुक का स्कैन्ड कॉपी है, तो इसमें मैं कुछ चेंजेस नहीं ला सकती हूँ. ठीक है, लेकिन आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू ऑल कि प्लीज तुम लोगों को अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो तुम्हें, रुको मैं बताती हूँ कैसे करना होगा. सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा नोटबुक है, एज्यूम कर लो है, ठीक है, सॉरी सपोज ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है, सॉरी पेपर है एग्जाम में जिसमें तुम आंसर लिखने वाले हो, है ना. बुकलेट ओपन करोगे तो वो इस तरीके से ओपन होता है, तो तुम्हें दोनों साइड का यूज करना है. सबसे पहली बात, यहाँ पर हेडिंग लिखना है,
जो भी होगा तुम्हारा स्टॉक वैल्यूएशन दिस और दैट, और FIFO मेथड जो भी मेथड है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिट, और यहाँ पर आ जाएगा इशू, और यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस। और इसके भी 3 कॉलम बनेंगे। यूनिट, रेट का कॉलम थोड़ा छोटा पतला ही बनाया करो क्योंकि रेट छोटा से रहता है ना, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज तक रेट का। यूनिट का थोड़ा बड़ा बनाने का और अमाउंट का उससे भी बड़ा बनाने का, क्योंकि अमाउंट थोड़ा बड़ा ही आता है। इतना तो तुम्हें एक्सपीरियंस हो ही चुका है आई थिंक। पर्टिकुलर्स का थोड़ा बड़ा कॉलम बनाने का, डेट का थोड़ा छोटा रहेगा, चलेगा, है ना। ये सब तो तुम्हें बेसिक है, तुम्हें पता चल ही गया होगा। यूनिट से थोड़ा सा और छोटा रहेगा रेट का, और रेट से बड़ा होगा अमाउंट का कॉलम, ठीक है। तो मैं हमेशा तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तीनों कॉलम बनाओ। बहुत बार तुम्हें सॉल्यूशन में दिखेगा कि कहीं पर यूनिट का अमाउंट नहीं, कॉलम नहीं बनाया, कहीं पर रेट का नहीं बनाया, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि तीनों बनाओ। बहुत ईजी होता है सॉल्यूशन सॉल्व करने में पेपर, ओके। और सॉल्यूशन में एकदम क्लियर कट दिखता है, ठीक है। अगर सपोज बीइंग एग्जामिनर मुझे पता करना है कि किस बच्चे ने किस बेसिस पे क्या कैलकुलेट किया है। अभी तुम यहाँ पर अमाउंट लिखोगे, यहाँ पर डायरेक्टली सॉरी यहाँ पर यूनिट लिखोगे, यहाँ पर डायरेक्टली अमाउंट लिखोगे, तो मुझे क्या पता चलेगा कि तुमने कौन सा रेट लिया है। तो यानी कि मतलब मैं अलग से कैलकुलेटर लेकर के बैठू और कैलकुलेट करूँ कि तुमने क्या किया है। तो यानी कि यहाँ पर मेरा काम थोड़ा हेक्टिक हो जा रहा है। और तुम एग्जामिनर को जितना ज्यादा इजी सॉल्यूशन दिखाओगे तो उतना ही अच्छा इंप्रेसिव लगता है तुम्हारा सॉल्यूशन। तो मैं हमेशा कहूंगी टेक्स्ट बुक तुम कुछ भी प्रीफर कर रहे हो, कोई भी टेक्स्ट बुक प्रीफर कर रहे हो, योर चॉइस, बट आई वुड ऑलवेज से कि सॉल्यूशन ऐसा ही दिखना चाहिए जैसा मैं तुम्हें बता रही हूँ, बिकॉज आई एम करेक्टिंग पेपर, आई नो कि ऐसा सॉल्यूशन ज्यादा बेटर लगता है। क्या करना है, डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिट। रिसिट में 3 पार्ट, यूनिट, रेट एंड अमाउंट। यूनिट, रेट, अमाउंट, यूनिट, रेट, अमाउंट। बहुत सारे टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन में आपको इस तरीके का नहीं मिलेगा, वो लोग डायरेक्टली अमाउंट नहीं लिखते। अब जैसे कि हम देख सकते हैं, ठीक है, सॉरी, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ओके, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल्स में यूनिट का ही कॉलम दिया है, देयर इज नो रेट और अमाउंट का कॉलम। आई नो सॉल्यूशन राइट ही है, क्योंकि हम मेन हम आंसर कहाँ से चेक करते हैं, बैलेंस से चेक कर लेते हैं आंसर, ठीक है। मेन आंसर जो है वो चेक हो जाता है, बैलेंस से ही चेक हो जाता है कि तुम्हारा बैलेंस राइट है, मतलब ऊपर का भी सब राइट ही होगा, और ऊपर का हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। बट अगर ये सिर्फ यूनिट दिख रहा है तो ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, ठीक है। तो भले यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आप लोग अपने बुक में सॉल्यूशन लिख रहे हो तो यूनिट, रेट और अमाउंट तीनों का कॉलम बनाना है तुम्हें, ठीक है। ये जगह बचाने के लिए भले कम में बनाया है, बट तुम्हें जगह नहीं बचानी है, तुम्हें सॉल्यूशन प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग दिस सम, मेक ऑल द कॉलम्स। ओके, 1 मार्च को क्या हुआ था, परचेज हुआ था। 1 मार्च को हमने 500 यूनिट परचेज किया था @18। अब मल्टीप्लाई करके क्या अमाउंट आ रहा है पता नहीं, तो तुम्हें एक कॉलम बनाना होगा जहां पर तुम अमाउंट भी लिख रहे हो, ठीक है। तो वहां पर तुम लिखो 500 इंटू 18, कितना आ रहा है 9000, तो वहां पर तुम्हें 9000 लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं है लेकिन तुम लिख देना। यहाँ पर सेल्स नहीं हुआ तो कुछ नहीं आएगा यूनिट में, ये बैलेंस है, इसको स्टॉक जो लिखा है इसको बोलेंगे बैलेंस स्टॉक। तो बैलेंस में 500 यूनिट @18, तो अमाउंट आ जाएगा 9000, ठीक है। अब 2 मार्च को हमने क्या किया, इशू कर दिया। इशू कितना किया, 200 यूनिट, 200 यूनिट इशू किया। रेट तो 18 ही लगेगा, तो 200 इंटू 18 करोगे तो तुम्हें जो भी अमाउंट मिलेगा 200 इंटू 18, तो तुम्हें अमाउंट के कॉलम में लिखना 3000, यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन तुम्हें लिखना होगा। और ये बचा हमारा 300 बैलेंस यूनिट। बैलेंस यूनिट इंटू 18 रुपीज ही होगा, और मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 5400। तो ये हमारा क्या है, बैलेंस है, तो इसे हम डार्क कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ को क्या हुआ, फोर्थ को हमने परचेज किया 700 यूनिट ₹20। तो अमाउंट मल्टीप्लाई करके लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखा बट हमें लिखना है 700 इंटू 20, तो अमाउंट आ जाएगा 14,000। अमाउंट के कॉलम में तुम लिखना 14,000, ठीक है। सेल्स में डैश डैश एंड डैश आ जाएगा। बैलेंस में 300 हमें अलग से लिखना है, फीफो है, और फीफो मेथड है इसलिए 300 अलग से लिखना है और 700 अलग से लिखना है, और मल्टीप्लाई करके इसका अमाउंट लिखना है। टोटल नहीं लिखोगे चलेगा, यहाँ पर लिखा है टोटल, बट तुम नहीं निकालोगे चलेगा, बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज। अमाउंट के टोटल का कोई यूज नहीं होता है, तो तुम्हें नहीं लिखोगे चल जाएगा, ठीक है। ऑन 7 मार्च क्या हुआ है, सेल हुआ है। सेल कितना हुआ है, 500 यूनिट। 500 यूनिट मतलब पहले से 300 था, तो 500 के 2 स्प्लिट्स होंगे। तुम लोग ये सॉल्यूशन में दिखाना, यहाँ पर नहीं दिखा है, पता नहीं किस तरीके का सॉल्यूशन है, बट तुम दिखाना। कैसे दिखाओगे तुम, 300 यूनिट @18,
और 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 20, है ना, और दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट भी दिखा दोगे। अब 700 में से 200 गया तो बैलेंस कितना बचा, 500 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹20 और अमाउंट आ जाएगा 10,000। ठीक है, नेक्स्ट ऑन 9th ऑफ मार्च क्या हुआ है, अगेन परचेज हुआ है 9,000 यूनिट, सॉरी 900 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹18। मल्टीप्लाई करो दोनों को, 900 इंटू 18 कितना होगा, 900 इंटू 18 इट विल बी 16,200। तो अमाउंट में तुम लिख देना 16,200। सेल्स में कुछ नहीं आएगा तो डैश डैश कर देंगे। अब ये जो पहले से 500 यूनिट था वो हम पहले लिखेंगे और जो अभी लेटेस्ट में परचेज किया वो बाद में लिखेंगे और उसका रेट और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, टोटल नहीं लिखोगे चलेगा, टोटल का यूज एंड में होता है स्टूडेंट्स, टोटल करने की जरूरत जो है वो एंड में होगी। एंड में जो अमाउंट बचता है उसका टोटल हम भले ही कर सकते हैं बट बीच बीच में मत करो, इट इज ऑफ नो यूज। ओके, ऑन 11th ऑफ मार्च what have we done, we have sold some units, 400 units। तो 500 से 400 छोटा है, मतलब इसी रेट पे क्या होगा, 400 एट द रेट ऑफ ₹20। ठीक है, 400 इंटू 20 करोगे तो 8,000 आएगा, वो तुम्हें अमाउंट में लिखना होगा। 500 में से 400 यूनिट जा चुका है तो 100 यूनिट बैलेंस बचा और ये तो बच ही चुका है एज इट इज, तो इसे भी हम लिख लेंगे। दोनों के रेट्स अलग अलग है तो अलग अलग रेट लिखेंगे, 2000 और 16,200। टोटल नहीं लिखोगे चलेगा, लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। ऑन 15th ऑफ मार्च अगेन तुमने परचेज किया एट द रेट ऑफ 25, मल्टीप्लाई करो 300 इंटू 25, अमाउंट विल बी 7,500। ओके, सेल्स में कुछ नहीं, डैश आ जाएगा। अब पहले से जो 100 बचा वो 900 बचा है वो और 300 बचा है वो, तीनों अलग अलग लिखना है, तीनों को मर्ज मत कर देना क्योंकि तीनों के रेट्स अलग अलग है। देखो इसका 20 है, इसका 18 है और इसका 25 है, तो तीनों को अलग अलग लिखना है और मल्टीप्लाई करने पे अमाउंट लिख देना है। ओके, 18th पे तुमने क्या किया, 800 का सेल्स किया, तो 800 में से सबसे पहले तुम कौन सा लोगे, 100 यूनिट, फिर उसके बाद इसमें से लोगे 700, राइट। सबसे पहले 100 को तुम खत्म करोगे एट द रेट ऑफ ₹20। उसके बाद तुम 900 यूनिट लिखोगे एट 700 लिखोगे एट द रेट ऑफ ₹18। तो अब क्या बचा, 900 में से 700 गया तो 200 और 300 तो एज इट इज बचा है। स्टूडेंट्स याद रखना, यहाँ पर सेल्स में तुम्हें बाइफिकेशन दिखाना होगा 100 और 700 का, और इसका रेट भी दिखाना होगा और अमाउंट भी दिखाना होगा। तुम एग्जाम में इस तरीके से मत सॉल्व करना जैसा टेक्स्ट बुक में दिखा है, सेल्स का सिर्फ यूनिट लिखा है, तुम्हें अमाउंट और रेट भी लिखना होगा। सजेस्ट तो मैं वही करूंगी हमेशा कि लिखो, ठीक है। तो अभी रेट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ गया वो, ठीक है। नेक्स्ट 25th को तुमने क्या किया, तुमने परचेज किया 200 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹20, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 4,000, ठीक है, अमाउंट है ये। ओके, सेल्स कुछ नहीं हुआ है तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस लिखेंगे। पहले 200 लिखेंगे, फिर 300 लिखेंगे, फिर इस मंथ का परचेज लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हमने कर लिया मल्टीप्लाई बाय इट्स रेट, ओके। सो रेट से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 27th को हमने क्या किया है, सेल किया है। सेल कितना किया है, 500 यूनिट। स्टूडेंट 500 यूनिट एक साथ नहीं था, पहले ये 200 लेंगे फिर ये 300 भी ले लेंगे, ठीक है। दोनों के रेट्स अलग अलग है तो वो अलग अलग रेट पे लिख करके मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिखेंगे। अब बैलेंस कितना बचा है, सिर्फ 200 ही बचा है बैलेंस 200 एट द रेट ऑफ ₹20 और मल्टीप्लाई करने पे आ गया 4,000, ये हमारा बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट 31st को क्या हुआ है, 31st को 500 यूनिट हमने परचेज किया एट द रेट ऑफ ₹25, ठीक है। 200 जो हमारा पहले से बैलेंस था वो, और 500 अभी जो हमने परचेज किया, और दोनों को उनके रेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और यू विल गेट द अमाउंट। अब इसका हम टोटल करेंगे, इसका टोटल करने का मीनिंग है, सेंस है, ठीक है। वेट, ओके। सो इसका टोटल हम करेंगे बिकॉज इट इज ऑफ यूज, इसका कोई यूज है, बट बाकी के इसका टोटल नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। कितना आया टोटल, 16,500। अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। स्टूडेंट्स टिल नाउ व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि जब भी तुम फीफो या वेटेड एवरेज मेथड सॉल्व करते हो तो तुम्हें सिर्फ परचेज के रेट से लेना देना रहता है, तुम्हें सेल्स से कुछ लेना देना नहीं होता। इफ यू रिमेम्बर, मैंने कहा था तुमसे ये बात, याद है। लेकिन जब तुमसे कहा जाता है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करो
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करो और प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो तुम्हें सेल्स के रेट का भी यूज होगा तुम्हें। गेटिंग माई पॉइंट? अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो तुमने देखा ना, अभी फीफो में हमें कोई यूज नहीं था सेल्स के रेट का, बट व्हेन इट कम्स टू द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट तो हमें इसका यूज होगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना? यही तो है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास था ही नहीं, कुछ दिया नहीं था। परचेज, परचेज लेकिन एक ही यूनिट नहीं है, बहुत सारे यूनिट है, देखो ना यहाँ पर, यू ऑल कैन सी इट। देखो परचेज का कितना सारा, 500 इंटू 500 यूनिट 18 रुपए में लिया, 720 में लिया, 918 में लिया, 300, 200, 500, है ना? तो ये हमारा परचेज है, टोटल परचेज। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? सब मल्टीप्लाई करने पे व्हाट विल वी गेट? 9000, 14000, ठीक है, ये सब। और इसको टोटल करने पे कितना आएगा? तुम कैलकुलेटर लेकर के बैठना, जितने भी परचेज थे कोई भी डेट का होने दो। ओके, अब हमें सिर्फ एक साथ परचेज चाहिए और एक साथ सेल्स चाहिए। अब यहाँ पर हम डेट वाइज नहीं जाएंगे, ठीक है? तो जितने भी परचेजेस थे उन सब परचेजेस के यूनिट और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे, हम एक साथ लेंगे परचेज। ओके, तो जितने भी परचेजेस थे 9000, 14000, 16200, 7500, 4000, 12500, इन सब का टोटल किया, कितना आया? 63200। ओके, अब माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, कि क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा। स्टूडेंट यहाँ से पता चला ना क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा तुम्हारे पास एंड में, है ना? 16500 हमारे पास एंड में बच जाता है, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये माइनस होगा 16500, तो 63200 माइनस 16500, योर आंसर विल बी 46700। तो ये हमारा क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कि इतना कॉस्ट का हमारा गुड्स सेल हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? कि इतने कॉस्ट का गुड्स सेल हो चुका है। ओके, लेकिन जब हमने सेल किया तो हमने कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी रखा होगा। आई ऑलवेज से कि स्टॉक लाते वक्त उसका कॉस्ट रहता है, लेकिन जब हम बेचते हैं तो हम कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड कर देते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हमने सेल कितना किया। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यहीं रखो एज इट इज। ओके, अब इसे फिक्स कर लिया। अब हम सेल देखते हैं कि इस मार्च मंथ में हमारा कितना सेल हुआ है। तो सेल तुम्हें एक साथ यहाँ पर दिया हुआ है ना? देखो ना, 200 इन 22 रुपीज में, 500 यूनिट 25 रुपीज में, 400 यूनिट 21 रुपीज में, 800 यूनिट 28 रुपीज में, एंड 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 25। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके तुम्हें क्या निकालना होगा? अमाउंट, ठीक है? तो वो चीज हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ठीक है? सो यू विल गेट 4400, 12500, 8400, 22400, 12500। अब इन सब को हमें ऐड करना है और आ जाएगा हमारा पॉइंट बी। अब ये हमारा क्या है? ये है हमारा सेल्स, कि कितना सेल्स हुआ है। तुम्हारा सेल हुआ है 60200 का और उसका कॉस्ट था 46700, मतलब 46700 के कॉस्ट सॉरी स्टॉक को 46700 के स्टॉक को तुमने कितने में सेल किया? 60200 में। तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ? माइनस कर दो, जितना में सेल किया माइनस कॉस्ट, है ना? हम प्रॉफिट कैसे निकालते थे? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना? तो हमें क्या मिलता था? प्रॉफिट। ओके, सो यहाँ पर इसका मतलब तुम समझो, सेंटेंस को भी समझने की कोशिश करो। इट इज नॉट अबाउट कि हाँ इसमें से ये माइनस कर दो प्रॉफिट मिल जाता है। रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो एग्जाम में भी तुम्हें बहुत इजी होगा। रट्टा मारोगे, कितने फॉर्मूलाज तुम मगअप करते रहोगे? तुम्हारे 7 to 8 सब्जेक्ट्स तुम्हें स्टडी करने हैं, तो तुम कितने सब्जेक्ट्स का बैठ करके मगअप करते रहोगे? तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो फिर तुम्हें समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉस्ट क्या था गुड्स का? कॉस्ट हमने निकाला 46700। अब ये कैसे निकाला? इसका फॉर्मूला वी ऑल नो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था नील, परचेज हमने अभी कैलकुलेट किया, माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक। ओके, फीफो मेथड वाला क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, माइनस कर दिया तो हमें मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब इतने कॉस्ट का गुड्स सेल हुआ है और उसे हमने सेल कितने में किया है? 60200 रेट पे सेल किया है। तो 46700 का गुड्स अगर तुम 60200 में सेल करोगे तो डेफिनेटली यू हैव गॉट अ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट मिला? 13500। सोचो कितना इजी था। पढ़ने पर ऐसा लगता है कि क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया, इसमें तो ये कभी था ही नहीं हिस्सा। बट
प्रैक्टिकली जब हम सॉल्व करते तो इट इज वेरी मच इजी, राइट? सो दिस इज इट। तो इसी सेम सम को हमें किस मेथड से करना होगा? वेटेड एवरेज मेथड से भी करना होगा। तो ये इसी सेम तरीके से हमने वेटेड एवरेज भी सॉल्व किया है। कुछ नहीं, यहाँ पर भी यूनिट, प्राइस, अमाउंट, यूनिट, अच्छा रेट का भी बनाया, वेरी गुड, और यूनिट, और यहाँ पर भी मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि रेट का भी कॉलम बना दो। बनाओगे तो कोई तुम्हारा नुकसान नहीं हो जाएगा, एक्स्ट्रा पे कोई मार्क्स नहीं काटने वाला है, तो अच्छा होगा कि तुम रेट का भी कॉलम बना लो यहाँ पे बीच में छोटा सा, ठीक है? देखो, है ना, एक छोटा सा कॉलम बना लो रेट का। ओके, सो हियर you have to solve the same sum by the method of weighted average. Okay, so कुछ नहीं, वेटेड एवरेज में कॉलम्स कम ही बनते हैं। 500 यूनिट परचेज के एट द रेट ऑफ ₹18, अमाउंट आ गया 9000, सेल कुछ नहीं था, बैलेंस में वही 500 एट द रेट ऑफ, यहाँ पर 18 भी लिख लेना, और यहाँ पर आ जाएगा 9000। ओके, सेकंड को हमने सेल किया तो परचेज में डैश डैश कर दो, 200 यूनिट, कुछ नहीं था तो 18 रुपीज आएगा, क्योंकि और कुछ तो है नहीं कैलकुलेट करने के लिए, एक ही टाइप का यूनिट है तो 18, अमाउंट आ जाएगा 3600, बैलेंस बचा 300 एट द रेट ऑफ ₹18, अमाउंट आ जाएगा 5400। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि यहाँ पर एक छोटा सा कॉलम बना लेना रेट का, हमेशा बनाओ, ये सब चीजें बहुत हेल्पफुल होती है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे तो, ठीक है? अब आ गया फोर्थ को हमने क्या किया? परचेज किया 700 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹20, और अमाउंट आ गया 14000। सेल्स में तो डैश डैश डैश, यूनिट में स्टूडेंट्स मैं हमेशा बोलती हूँ ऐड कर दो यूनिट प्लस यूनिट, कितना? 700 प्लस 300 कितना हो गया? 1000, है ना? अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दो, 5400 प्लस 14000 कितना हो गया? 19400। अब रेट भी निकाल लो, यहीं पर रेट निकाल लो, दैट वुड बी बेटर। 19400 डिवाइडेड बाय 1000, सो रेट विल बी 19.4। रेट कितना आ गया? 19.4। बहुत अच्छा होगा अगर तुम नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट करोगे ना, नेक्स्ट अगर सेल्स आया तो देखो तुम्हारे लिए कितना इजी है कैलकुलेट करते रहना। अच्छा, इधर से रेट लेना है मतलब, वरना तुम्हें अलग से वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा। अगर तुम इस तरीके से कर रहे हो कि तुम रेट यहाँ पर नहीं दिखाते हो, तो तुम्हें यहाँ पर अलग से वर्किंग नोट दिखाना होगा। देखो यहाँ पर किया है वर्किंग नोट, सो आई वुड सजेस्ट कि वर्किंग नोट मत करो, उसी में कैलकुलेट करोगे, सो दैट वुड बी मच बेटर, है ना? टाइम सेविंग भी होगा। नेक्स्ट 7th को हमने क्या किया? सेल कर दिया। ओके, कितना सेल किया? 500 यूनिट सेल किया। रेट तो हमने अभी कैलकुलेट कर ही चुके, 19.4, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 9700। 1000 में से 500 जा चुका है तो अभी बचा 500, अमाउंट अगेन 9700। ओके, 19th मार्च को हमने क्या किया? परचेज किया एट द रेट ऑफ ₹18, अमाउंट आ गया मल्टीप्लाई करने पे 16200। स्टूडेंट्स, वेटेड एवरेज में सेल्स के टाइम पे टेंशन नहीं होता, टेंशन कब आता है? परचेज के टाइम पे टेंशन नहीं है, बट कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाता है। तो हमारे पास पहले से कितना यूनिट था? 500, अभी कितना यूनिट हमने और परचेज किया? 900, दोनों को ऐड कर लो तो कितना मिलेगा? 1400। ओके, पहले से अमाउंट कितना था हमारे पास? 9700, अभी जो कैलकुलेट किया उसका अमाउंट कितना है? 16200। दोनों अमाउंट को प्लस कर दो, 16200 प्लस 9700, तो अमाउंट कितना आएगा? 25900। अब इस 25900 को डिवाइड करो 1400 से, तुरंत डिवाइड करो और तुरंत रेट भी निकालो। अमाउंट कितना आ गया? अभी कम हो गया रेट, 0.5। मैं छोटे से में लिख रही हूँ, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से क्लियरली कॉलम बना के लिख लेना। 18.5। 11th ऑफ मार्च को तुमने क्या किया? अगेन सेल किया कितने में? कितना यूनिट? 400। देखो रेट हमारे पास रेडी है तो हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। रेट आ गया 18.5 और अमाउंट लिखना 7400, मल्टीप्लाई करोगे तो 7400 आएगा। ओके, बैलेंस बचा 1000 यूनिट, रेट वही है 18.5 और यहाँ पर आ जाएगा 18500। ओके, 15th ऑफ मार्च को हमने क्या किया? 300 यूनिट परचेज किया एट द रेट ऑफ ₹25, मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 7500 यूनिट, और सेल्स में कुछ नहीं आएगा। अभी हमें यूनिट में यूनिट ऐड करना है, तो यूनिट कितना हो गया? 1300। अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दो, 18500 प्लस 7500, अमाउंट आ गया 26000। 26000 डिवाइडेड बाय 1300, रेट कितना आ गया? 20। यहीं पे कैलकुलेट कर लेना तुरंत, बहुत अच्छा इजी पड़ जाएगा एग्जाम में, बहुत इजी वे है ये। 18th मार्च को तुमने क्या किया? सेल किया। कितना यूनिट सेल किया? 800 यूनिट सेल किया। रेट तो हमें पता ही है, वेटेड एवरेज में अभी हमने कैलकुलेट किया, ₹20, मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया 16000,
और बैलेंस कितना बचा 500 यूनिट, रेट होगा 20, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 10,000। ओके, 25 मार्च को हमने कर दिया, परचेज किया है हमने 200 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹20, अमाउंट आ जाएगा 4,000। सेल्स में कुछ नहीं है, यहाँ पर यूनिट में यूनिट ऐड कर दो तो 700, अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दो तो आ जाएगा 14,000 और ये 20 आ जाएगा। अगेन 14,000 डिवाइडेड बाय 700, अमाउंट विल बी 20। ओके, 27 मार्च को हमने क्या किया, हमने किया है सेल। तो सेल करते 500 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹20, 10,000 मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, बैलेंस बचता 200 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹20 मल्टीप्लाई करने पे 4,000। ओके, नेक्स्ट है हमारा 31st को हमने क्या किया है, 31st को हमने किया परचेज एट द रेट ऑफ ₹25, सब दिया है एग्जाम क्वेश्चन में, डोंट वरी, और अमाउंट मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 12,500। ओके, अब अमाउंट में सॉरी यूनिट में यूनिट ऐड कर दो तो आ जाएगा 700 यूनिट, अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दोगे 16,500। ओके, सो दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक। चलो रेट भी निकाल ही लेते फॉर बीइंग ऑन सेफर साइड। तो 16,500 डिवाइडेड बाय 700 कितना होगा, 16,500 डिवाइडेड बाय 700, सो रेट विल बी 23.57। ओके, 2 ही डेसिमल तक जाना है और उससे आगे मत जाओ, 23.57। ओके, चलो मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देती 23.57। ओके, सो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 16,500। अब यहाँ पर भी हमें कैलकुलेट करना होगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट। अच्छा, नहीं कैलकुलेट किया यहाँ पर, वेट, क्लोजिंग स्टॉक दोनों में कॉमन आया है, देखो ना, क्लोजिंग स्टॉक 16,500 दोनों में कॉमन ही आया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नहीं कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर अलग अलग आता, सपोज वेटेड एवरेज में अलग आ रहा है और फीफो में अलग आ रहा है, तो हमें प्रॉफिट दोनों का अलग से कैलकुलेट करना पड़ता, बट यहाँ पर दोनों में एक ही तरीके से आ रहा है तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। मैं हमेशा बोलती हूँ सब कॉलम्स बनाओ, भले ही तुम्हें कोई टेक्स्ट बुक में कुछ भी तरीके से दिया होगा, आई नो दैट पार्ट, बट स्टिल आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू पीपल कि हर एक कॉलम बनाते रहो, तुम्हें बहुत ईजी पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ये कॉलम बना दिया है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया था बट मैंने यहाँ पर बना दिया, भले अजीब हैंड राइटिंग है लेकिन ठीक है, इट इज वर्किंग। सो यही बना दिया, इसके कारण क्या हो गया, काम इजी हो गया, पता चला कि किसको किस रेट में लिखा है। तो तुम अगर नोटबुक में भी लिखोगे ना तो तुम्हें कल को इजीली पता चलते जाएगा कि क्या कैसे हुआ है। ठीक है, एंड टेक दिस सम, ये तो सॉल्यूशन है, ये वर्किंग नोट है। अगर सपोज तुमने कॉलम नहीं बनाया, ये जो कॉलम है, ये जो मैंने 18, 18, 19, 20 जो भी कैलकुलेट किया, अगर तुमने ये कॉलम नहीं बनाया तो तुम्हें ऐसा वर्किंग नोट दिखाना होगा। ठीक है, सो इट इज ऑल अप टू यू कि तुम्हें क्या करना है, बट आई वुड सजेस्ट कि कॉलम बनाओ। ठीक है, टेक दिस सम एज योर होमवर्क। ठीक है, कुछ नहीं करना। स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 1st March was 1,000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट, द फॉलोइंग परचेज एंड इश्यूज। ठीक है, यहाँ पर पिछले सम जैसा सेम सम है, इसमें कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है, और यहाँ पर तो सेल्स का रेट भी नहीं दिया है, तो फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का बात ही नहीं आता है। तो तुम्हें सिंपल सा सम है, फीफो और वेटेड एवरेज के मेथड से करो, ये प्रैक्टिसिंग है, प्रैक्टिस करो तुम। आई विल गिव यू सम मोर सम्स एंड स्टूडेंट्स आई विल टेक 2 और मैक्सिमम 2 और 3 लेक्चर, मैक्सिमम मैं बता रही हूँ 2 to 3 लेक्चर्स मोर ऑन दिस चैप्टर। आफ्टर दैट आई विल टेक योर ओपिनियन कि तुम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, इधर लेबर चाहिए या ओवरहेड्स चाहिए, जो भी चैप्टर तुम लोगों की चॉइस का होगा, आई विल टेक दैट चैप्टर। ओके, एंड अपने पोर्शंस में अभी क्या क्या बचा है, लेबर, ओवरहेड्स, कॉस्ट शीट और रिकंसिलेशन, राइट। ठीक है, सो लेबर एंड ओवरहेड्स हम पहले कवर अप कर लेंगे, उसके बाद कॉस्ट शीट करेंगे और उसके बाद रिकंसिलेशन, क्योंकि कॉस्ट शीट किए बिना रिकंसिलेशन करने में इतना नहीं कंफर्टेबल होगा। तो सबसे पहले हम कॉस्ट शीट करेंगे फिर रिकंसिलेशन, बट बिफोर गोइंग फॉर दैट आई वुड लाइक टू कवर अप दीज 2 चैप्टर्स, लेबर एंड ओवरहेड। ठीक है, एंड बिफोर गोइंग टू द लेबर चैप्टर, व्हाट आई थिंक कि आप लोगों में से बहुत लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं होगा, इनफैक्ट अभी तो लॉकडाउन में पॉसिबल भी नहीं है। सो what I will do is I will give you some more sums on my PDF
अभी नहीं, लास्ट के लेक्चर के बाद मैं तुम लोगों को पीडीएफ में और भी सम्स दे दूंगी। तो जिन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा सम्स का, तो वो सब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करो। फिर उसी में मैं ऑब्जेक्टिव्स का भी तुम लोगों को स्कैन कॉपी दे देती हूँ, ताकि तुम ऑब्जेक्टिव्स भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ओके, यू ऑल शुड नो आवर टारगेट इज, अपना टारगेट क्या है, 90 प्लस। ठीक है, कॉस्टिंग में 90 प्लस लाना है, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है तुम्हें। ओके, किसी भी तरीके के सम्स को नहीं छोड़ना है। तो अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ये सम सॉल्व करो। ठीक है, एंड आई विल गिव यू पीडीएफ में मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करती हूँ, थियोरेटिकल क्वेश्चंस एंड सम्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो वो सब में तुम प्रैक्टिस करो। देखो, मैं तुमने ज्यादा से ज्यादा कितना सम सॉल्व कराऊंगी, 10 से 15 सम मैं सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, बट तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है कम से कम 30 क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। देखो, घर पे ही बैठे हो, कुछ करना तो है नहीं, तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस, कीप ऑन डूइंग दैट। आई नो कि आप लोगों के पास बिजी शेड्यूल भी हो सकता है, लेकिन जितना स्टडी करोगे उतना अच्छा है। आई विल प्रोवाइड यू विद मोर सम्स। टेक्स्ट बुक नहीं है का रीजन नहीं है, मैं दे दूंगी सबको पीडीएफ फॉर्मेट में। सो आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा, और क्वेश्चन के नीचे फाइनल आंसर भी दिया रहता है, तो तुम अपना आंसर भी उस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, सो this is it, practice this sum. Okay, so this is it for the day, and that's it. आज प्रैक्टिस करो, 2-3 लेक्चर के बाद ये चैप्टर भी वाइंड अप करके we will start with the new chapter. Okay, thank you so much, take care, God bless you.